हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है कि आप सभी अच्छे हैं, खुश हैं, तंदुरुस्त हैं। इसी प्रकार खुश रहिए, अच्छे रहिए और आगे बढ़ते रहिए। अब तो आपका लक्ष्य निर्धारित है, थोड़े ही दिन बचे हैं, लक्ष्य आपके पास आने वाला है। अभी थोड़े ही दिन बचे हैं, अक्टूबर का महीना है, नवंबर में एग्ज़ाम हो ही जाएंगे, तो एक महीना बचा है। और इस महीने में आनंद से एंजॉय करते हुए, कहे हंसी खुशी के साथ पढ़ते हुए अपने जो तैयारी कर रहे हैं उसकी तैयारी लगातार करते रहें। 21 नवंबर है, 21 नवंबर है, 23, 27, 21 के बाद में क्या है, 20 के बाद कभी भी क्या एग्ज़ाम शेड्यूल जारी हो सकता है। तो मात्र थोड़े ही दिन बचे हैं, इन दिनों का सदुपयोग करते हुए आप अपनी तैयारी को जारी रखें। बिल्कुल इसी प्रकार जिस प्रकार आपने तैयारी अभी जारी रख रखी है, इसी प्रकार से जारी रखें। लगातार एकाग्रता, इसी प्रकार एकाग्रता रखें, बगैर किसी दबाव व तनाव के, इधर उधर की बिना सोचे, बगैर क्या है अपने जो मेन तारीख है उसके ऊपर ध्यान दें। कभी कभार इधर उधर जाना हो जाता है, तो अपने सगे संबंधियों कहीं पर जाना है, रिश्तेदारी में जाना है तो प्लीज़ जाएं और हंसी खुशी के जाएं और हंसी खुशी वार्तालाप करें। कहीं जाना है, रिश्तेदारी में जाना होता है, कोई पुराने रिश्तेदार होते हैं, कभी नए रिश्तेदार मिल जाते हैं, तो नए रिश्तेदारों के पास जाना है, अवश्य जाना होगा। नए रिश्तेदार के पास गए होंगे और पुरानों के पास भी गए होंगे, तो सभी के साथ क्या है जिस प्रकार आप अभी लगे हुए हैं इसी प्रकार क्या है अपनी तैयारी को ध्यान में रखते हुए और रिश्तेदारों को भी कहें हंसी खुशी का माहौल देते हुए कहें एंजॉय करते हुए आगे बढ़ें। बिल्कुल इसी तरह मात्र थोड़े ही दिन बचे हैं, तो इन दिनों का पता नहीं क्यों कब निकल जाएंगे, क्यों अंतिम पड़ाव के जो दिन होते हैं उनका पता नहीं रहता है। इतने बिजी हो जाते हैं, इतना शेड्यूल हो जाता है कि ये पढ़े वो पढ़े, ठीक है, पता ही नहीं रहता कब एग्जाम आ गए, तो आपको पता भी नहीं चलेगा। अब तो थोड़े दिन हैं, बहुत सारे दिन काट लिए, अब तो थोड़े बचे हैं, तो ये भी कट जाएंगे और आपका जो परीक्षा का दिन है वो आ जाएगा और हंसी खुशी के साथ क्या आप परीक्षा में बैठेंगे और परीक्षा का जो है लक्ष्य है, जो रिजल्ट है, वो आप जिस प्रकार से आपने निर्धारित किया है इस प्रकार आपका रिजल्ट आएगा और आप हंसी खुशी के साथ क्या अपना आगे का जीवन यापन करेंगे। भगवान से यही दुआ है कि आप जिस लक्ष्य और जिस खुशी के साथ लगे हुए हैं इसी प्रकार लगे रहे, बगैर किसी दबाव है, बगैर किसी व्यवधान के आप आगे बढ़ते जाइए। हम भारत के संविधान की बात करें, भारत का क्या है संविधान है, संविधान में सुप्रीम कोर्ट की बात करे थे कि 124 से लेकर 147 तक क्या है भारत के सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया गया है कि भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा और उससे संबंधित कौन कौन सी जो मुख्य बातें हैं इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो कल हमने चर्चा की थी 124 क्या कहता है कि भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है। इसकी अगर बात करते हैं सन 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जब आया था, इसके तहत सर्वप्रथम क्या भारत में सुप्रीम कोर्ट जो स्थापित करने का प्रावधान किया गया था। सर्वप्रथम कहा गया था कि कलकत्ता में जो है वो सुप्रीम कोर्ट बनाया जाएगा। इसमें अगर बात करते हैं 1+3 व्यक्ति थे, एक मुख्य जो न्यायाधीश की बात करते हैं उस समय एलिजा एम्परे को मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था। इसके बाद 1935 का जो भारत शासन अधिनियम आया था, 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था, इसके तहत सर मॉरिस डुवायर थे, इनको मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। इसके बाद 1950 जब मूल संविधान लागू होता है तो उस समय भारत के संविधान में जब सुप्रीम कोर्ट के बारे में चर्चा की गई तो उसमें हीरालाल जे कान्या थे, अचल जे कान्या का है भारत का मुख्य जो सीजे था, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो बनाया गया था। अभी वर्तमान की अगर हम बात करते हैं तो वर्तमान में जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस है वो वाई.वी. चंद्रचूड़ है, ये 50वें व्यक्ति है, ठीक है। 50वें जो सुप्रीम कोर्ट के सीजे बने हैं वो कौन से आते हैं, वाई.वी. चंद्रचूड़ है। ये लगातार 2022 से वर्तमान में पद पर अपने कार्य कर रहे हैं। वर्तमान के न्यायाधीशों की अगर हम बात करते हैं तो वर्तमान में न्यायाधीश जो है 1+33 की संख्या में, यानी 33 अन्य न्यायाधीश है और एक कौन सा होता है मुख्य जो न्यायाधीश है जो वाई.वी. चंद्रचूड़ है वो कार्य कर रहे हैं। इनके साथ अन्य जो 33 न्यायाधीश है वो भी क्या है सुप्रीम कोर्ट में कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा जो निजी है तदर्थ न्यायाधीश है एडोक जो है वो भी इनके साथ क्या कार्य करते रहते हैं। अब अगर बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के सीजे की नियुक्ति कौन करता है, क्या इनकी नियुक्ति होती है या निर्वाचन होता है, तो सुप्रीम कोर्ट का जो सीजी होता है इनकी नियुक्ति होती है। और इनकी नियुक्ति की अगर हम बात करते हैं तो इनकी जो नियुक्ति होती है वो कौन करता है, नियुक्ति की अगर बात करते हैं तो सीजी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। त्यागपत्र की अगर हम बात करते हैं तो ये त्यागपत्र भी किसे देते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा देते हैं, राष्ट्रपति को ये अपना त्यागपत्र देते हैं। न्यूनतम उम्र का कोई प्रावधान नहीं है। अधिकतम उम्र की अगर बात करते हैं तो 65 वर्ष का क्या है प्रावधान है वो रखा गया है कि 65 वर्ष की अगर आपकी उम्र हो जाती है तो आपको क्या है रिटायरमेंट लेना होगा।
वेतन की अगर बात करते हैं तो मुख्य सीजीए के जो वेतन की हुआ है तो 2,80,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से इन्हें वेतन दिया जाता है। अन्य न्यायाधीश की अगर बात करते हैं तो 2,50,000 जो रुपये है वो इनको क्या है वेतन दिया जाता है। अगर चुनाव की अगर बात करते हैं, नियुक्ति की अगर बात करते हैं तो इनमें एक बेंच बैठती है जिसमें सुप्रीम कोर्ट का जो वरिष्ठ न्यायाधीश होगा वो होगा, इसके साथ अन्य 3 न्यायाधीश होंगे और हाईकोर्ट का जो बड़ा हाईकोर्ट का सबसे बुजुर्ग जो व्यक्ति होगा वो न्यायाधीश इसमें होगा और 3 जो व्यक्ति है लोकतंत्र के हैं उनमें शामिल किए जाएंगे जिन्हें लॉ एक्सपर्ट यानी विधि का ज्ञान हो, उनके द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट की अगले राष्ट्रपति का अगले जो सीजी है सुप्रीम कोर्ट के अगले न्यायाधीश का क्या चुनाव किया जाता है। 2014 में जब प्रणब मुखर्जी थे उसमें इनके द्वारा एक प्रणाली लाई गई थी कि न्यायाधीशों की नियुक्ति न्यायिक नियुक्ति आयोग के आधार पर किया जाएगा। ठीक है, उससे पहले क्या कॉलेजियन प्रणाली के आधार पर क्या है जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति हुआ करती थी, लेकिन 2014 में प्रणब मुखर्जी बिल लेकर आए थे कि जो न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो किसके न्यायिक नियुक्ति आधार पर की जाएगी। यानी इसमें क्या है न्यायाधीश तो होंगे, सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश होगा इसका अध्यक्ष होगा। इसके अलावा की अगर हम बात करते हैं तो कार्यपालिका के जो मुख्य सदस्य हैं जैसे प्रधानमंत्री है और लोकसभा का सदस्य है, इनमें 2 से 3 सदस्य के कार्यपालिका भी इसमें सम्मिलित होंगे। अगर वो न्यायपालिका को सुझाव देंगे कि इस व्यक्ति को क्या है न्यायाधीश बनाना है उसको बनाया जाएगा, लेकिन न्यायपालिका ने यह इसका क्या है विरोध किया। जो न्यायिक नियुक्ति आयोग लाया गया था उसको 2015 में क्या है जो सुप्रीम कोर्ट था इसने विरोध किया कि यह तो क्या न्यायपालिका की स्वतंत्रता का हनन है कि न्यायपालिका स्वतंत्र है। संविधान में लिखा गया है कि न्यायपालिका क्या स्वतंत्र है, अपने जो निर्णय है अपने अनुसार देगी। जिस प्रकार संविधान लिखा हुआ है संविधान के अनुसार जो जहां अनुच्छेद लिखे गए हैं, जो दंड लिखा गया है, जो कार्य लिखे गए वो अनुसार से क्या न्यायपालिका चलेगी। लेकिन 2014 में मोदी जी की सरकार आई थी, उन्होंने क्या इसका विरोध किया था कि आप क्या है कार्यपालिका को इसमें सम्मिलित करेगी। कार्यपालिका अपने आधार पर जिसे सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त करेगी वो ही क्या है इसमें काम करेगा। लेकिन क्या है न्यायपालिका स्वतंत्र है तो न्यायपालिका ने क्या है इसका विरोध किया, धरने भी हुए थे। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से उन्होंने क्या मना किया था, इनकी बेंच बैठी थी, इन बेंच ने क्या है मना कर दिया कि नहीं हम इस आधार पर क्या न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं करेंगे। तो वापस में फिर क्या है न्यायाधीशों की नियुक्ति है वो वही कॉलेजियन जो प्रणाली है उसी के आधार पर आवेदन के आधार पर की जाती है। एक मुख्य न्यायाधीश होता है और वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं और लॉ एक्सपर्ट इसमें होते हैं जिसे किसी भी राज्य के कानून का ज्ञान हो। इनके आधार पर क्या है संबंधित जो भी व्यक्ति होता है जिसे न्यायाधीश नियुक्त करना है उसकी चिट्ठी राष्ट्रपति को भेजी जाती है और राष्ट्रपति जो न्यायाधीश है उसकी क्या है नियुक्ति करता है। तो ऐसा नहीं है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका हस्तक्षेप करेगी। हाल ही में निर्वाचन जो आयोग है इसके लिए जो कार्यपालिका है वो अपना हाथ फिर अड़ा रही है कि जो निर्वाचन आयोग है उसमें जब निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी तो उसमें क्या होगा कार्यपालिका अपने जो कार्यपालिका है उसमें सुझाव देगी। यानी कार्यपालिका है उसमें क्या है जब निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी यानी चुना जाएगा तो उसमें कार्यपालिका अपने बारे में मत है वो देगी। तो इसमें क्या है निर्वाचन आयोग है इसके लिए भी क्या है मना कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट इसमें भी कह रही है कि निर्वाचन आयोग है वो भी क्या स्वतंत्र है, इसमें भी कार्यपालिका का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। निर्वाचन आयोग है जिस प्रकार न्यायपालिका है उसी प्रकार जो निर्वाचन आयोग है वो स्वतंत्र है। लेकिन उन्होंने क्या विधेयक पारित करवा लिया है तो आगे देखते हैं कि कार्यपालिका का कितना हिस्सा है वो निर्वाचन आयोग में हस्तक्षेप देगा, यानी वो अपने आधार पर क्या निर्वाचन जो अधिकारी है उनकी क्या है नियुक्ति करेंगे या नहीं करेंगे। ये तो आगे आने वाला जब 2024 के चुनाव होंगे उसमें ही क्या पता चलेगा। हाल ही में 18 सितंबर से ही वो चल रहा है विशेष सत्र का आयोजन किया जा रहा है। तो मोदी जी के द्वारा जो नई अपनी संसद भवन बनी है इसके ऊपर कल प्रथम बार जो अपना राष्ट्र ध्वज है वो फहराया गया है। पहले क्या है इस नई बिल्डिंग पर राष्ट्र ध्वज नहीं फहराया गया था, तो कल जो है कल शाम को क्या है मोदी जी के द्वारा क्या है इसके ऊपर राष्ट्र ध्वज का क्या है फहराव किया गया है, राष्ट्र ध्वज फहराया गया है। तो वर्तमान में जो क्या है विशेष सत्र चल रहा है इसमें मुख्य मुद्दों को लेकर चर्चा हो रही है। तो इसमें तो 22 तारीख को है पता चलेगा कि किन किन मुद्दों पर सहमति बनी है, कौन से मुद्दों के लिए यह जो आयोजन था वो किया गया। अब हम बात करते हैं भारत का सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, भारत का क्या होता है सुप्रीम कोर्ट है। तो अनुच्छेद 124 क्या कहता है संविधान का, अनुच्छेद 124 की हम बात करते हैं। अनुच्छेद 124 क्या कहता है भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा,
यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, भारत का क्या होगा, एक सुप्रीम कोर्ट होगा। इस संविधान का अनुच्छेद 124 है, इसके अंदर इसका जो क्या है प्रावधान किया गया है। 124 का इसके बारे में कहता है कि भारत का जो क्या होगा एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की अगर हम बात करते हैं तो वो कौन करेगा, राष्ट्रपति करता है। ठीक है, राष्ट्रपति क्या है, इसकी क्या है नियुक्ति करेगा। तो सर्वोच्च न्यायालय की अगर बात करते हैं नियुक्ति कौन करेगा, तो कल पढ़ा था हमने नियुक्ति की अगर हम बात करते हैं तो नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और त्यागपत्र किसे देगा, त्यागपत्र की अगर हम बात करते हैं तो वो भी किसे देता है, राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति को है। न्यूनतम उम्र है, कोई प्रावधान नहीं। न्यूनतम उम्र की अगर बात करते हैं कोई प्रावधान नहीं, कोई प्रावधान है वो नहीं किया गया है। अधिकतम उम्र की अगर हम बात करते हैं तो 65 वर्ष है। अधिकतम उम्र कितनी है, 65 वर्ष है। 65 वर्ष इसकी अधिकतम उम्र है। और जो न्यायाधीश का अगर कार्यकाल की अगर बात करते हैं कि न्यायाधीश का जो कार्यकाल है वो कितना है, 65 वर्ष तक अधिकतम इसका क्या कार्यकाल हो सकता है, कि जब तक न्यायाधीश है। क्योंकि अंतिम पड़ाव में क्या है, इनको जो वरिष्ठ न्यायाधीश होता है उनको अंतिम पड़ाव में 2 या 3 साल के लिए जो न्यायाधीश है उसके पद पर क्या है रखा जाता है। तो इसकी जो उम्र है वो कितनी है, 65 वर्ष है। ठीक है, इसका अगर हम बात करते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश बनता है, सुप्रीम कोर्ट का सीजे बनता है, उसके लिए अगर कार्यकाल तो देखा जाता है 65 वर्ष है और इसकी योग्यता देखी जाती है। ये जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने वाला है उसकी क्या है, मुख्य न्यायाधीश बनने वाला है, उसकी योग्यता क्या क्या रखी गई है, यानी किस योग्यता के आधार पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को क्या है नियुक्त किया जाएगा। एक तो वह कौन सा आता है, वह भारत का नागरिक हो। पहले तो सभी में क्या भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा क्या है, उसने कम से कम क्या है 5 वर्ष तक क्या है न्यायाधीश के रूप में क्या है कार्य किया होना चाहिए। ठीक है, तो उसने क्या कम से कम विभिन्न न्यायालयों में कम से कम क्या 5 वर्ष तक क्या है न्यायाधीश रहा होना चाहिए, यानी जज रहा होना चाहिए। तीसरी अगर हम बात करते हैं उसे कम से कम 10 वर्ष तक न्यायालयों के रूप में क्या है, उसे कम से कम 10 वर्ष तक उसका न्यायालय कोई भी न्यायालय है उसका वकील होना चाहिए। अगर यह योग्यताएं पूरी करता है तो उसे सीजे ऑफ इंडिया बनाया जाएगा। ठीक है, और क्या है 10 वर्ष उसे क्या है लॉ एक्सपर्ट भी होना चाहिए। योग्यता की बात करते हैं तो वह भारत का नागरिक कौन, सुप्रीम कोर्ट का सीजी है उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी अगर हम बात करते हैं कम से कम 5 वर्ष तक न्यायालयों में कोई भी न्यायालय हो, न्यायालयों में न्यायाधीश के रूप में उच्च न्यायालय है, हाईकोर्ट है, या जो नीचे के न्यायालय होते हैं उनमें क्या है 5 वर्ष तक न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर रहा हो। तीसरा वह कम से कम 10 वर्ष तक न्यायालयों में वकील रहा हो, न्यायालयों में वकील के पद पर रहा हो। और अगर इसी में कहा जाता है चौथा कि उसे राष्ट्रपति की नजर में कानून का ज्ञान हो, यानी कोई भी जो व्यक्ति है उसे हम न्यायपालिका का न्यायाधीश कब नियुक्त करेंगे, जब उसे क्या है कम से कम क्या है 10 वर्ष के वकील के पद पर कार्य, भारत का नागरिक हो, कम से कम 5 वर्ष तक विभिन्न न्यायालयों में न्यायाधीश के रूप में उसने क्या कार्य किया हो, और राष्ट्रपति की नज़र में अगर कोई व्यक्ति लॉ एक्सपर्ट है यानी किसी को कानून का ज्ञान है तो उसे सुप्रीम कोर्ट का सीजे नियुक्त किया जा सकता है। ये क्या है, इसमें योग्यता है। ये क्या होती है, इसमें योग्यता का प्रावधान किया गया है कि सीजे की क्या है योग्यता है वो क्या क्या रखी जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसको किस आधार पर हटाया जाएगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश है उसको किस आधार पर क्या है हटाया जाएगा। तो इसकी अगर बात करते हैं तो पद से हटाने की जो बात है वो पद से हटाना है। इसके अनुच्छेद बाद में करेंगे, लेकिन एक बार बेसिक थोड़ा सा बता देता हूं मैं आपको, जिससे समझ में आ जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या चीजें होती हैं। तो पद से हटाना है, एक तो क्या है असमर्थता है, और एक कौन सा था कदाचार। असमर्थता और कदाचार के आधार पर, यानी सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश है वो संसद के संविधान में जो लिखे गए जो नियम हैं उनके अनुसार किसी भी
कार्य के लिए क्या है, किसी भी निर्णय पर यह इस प्रकार से निर्णय नहीं देता है कि उसका क्या है, कदाचार है, यानी वो भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाता है, यानी उस आधार पर किसी भी निर्णय में क्या है अपना डिसीजन नहीं देता है, कोई भी मामले है डिसीजन नहीं देता है, तो उसे ऊपर उसे पद से हटाया जा सकता है। या शारीरिक असमर्थता है, यानी यह बुजुर्ग ज्यादा हो गया, हाथ पैर काम में किसी प्रकार का बीमार हो गया, तो उसको पद से हटाया जा सकता है, उसको क्या है अपने पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, ये अगर हम बात करते हैं पद से हटाने की जो प्रक्रिया है वो लोकसभा है और राज्यसभा दोनों में कर सकते हैं। पहलकर्ता राज्यसभा में जब पहलकर्ता होंगे तो 50 सदस्य होंगे और लोकसभा में पहलकर्ता कितने होंगे, 100 सदस्य होंगे, यानी प्रस्ताव जो पेश करने वाले व्यक्ति है वो लोकसभा में 100 सदस्य होंगे, जबकि राज्यसभा की अगर बात करते हैं तो राज्यसभा में कितने हैं, 50 सदस्य हैं, वो पहलकर्ता होंगे। और संबंधित प्रस्ताव को अगर पारित कर दिया जाता है, संबंधित प्रस्ताव को अगर इन दोनों सदनों में पारित कर दिया जाता है तो संबंधित जो भी न्यायाधीश है उसको अपने पद से त्याग पत्र देना होगा। एक सदन में कोई मामला आ गया है, ठीक है, एक सदन में क्या है, कोई जो क्या है मामला आ गया है, यानी इस सदन में क्या है मामला आ गया है कि सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई को पद से हटाया जा रहा है, उसके लिए प्रस्ताव लाया गया है, तो संबंधित न्यायाधीश को अगले सदन में जाने से पहले, ठीक है, जो गया है जो मामला है वो अगले सदन में जाने से पहले 14 दिन पूर्व सूचना दे दी जाती है। 14 दिन पूर्व क्या है, सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई को बता दिया जाता है कि आपके ऊपर यह संबंधित मामला आया है, तो इसकी आप पैरवी के लिए या अपने स्तर पर किसी भी प्रकार का जो क्या है आपके पास रिकॉर्ड है जिसमें आपने निर्णय दिए है, इसके आधार पर आपको हटाया जा रहा है, तो उससे संबंधित कोई प्रूफ है आप लाएं और अगले स्तर में पेश होने से पहले क्या है आप उन प्रूफों को तैयार कर कर रखिए, ताकि क्या है आने वाले समय में अगर यह प्रक्रिया लगाई जा रही है तो आपको किसी भी जो व्यवधान का सामना न करना पड़े। इस आधार पर अगर दोनों सदनों से यह पारित हो जाता है तो सीजेआई ऑफ इंडिया को क्या है हटाना पड़ता है, सीजेआई ऑफ इंडिया क्या है हट जाता है। तो इसमें यह पूछा जाता है कि पहलकर्ता लोकसभा में कितने होते हैं, 50 है, और राज्यसभा में सदस्य की अगर बात करते हैं लोकसभा में कितने 100 है और राज्यसभा में कितने 50 सदस्य है। लोकसभा में 100 सदस्य पहलकर्ता होंगे और राज्यसभा में कितने 50 सदस्य होंगे। यहाँ से अगर 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है तो अगले सदन में जाएगा, अगला सदन फिर 2/3 बहुमत से पारित कर देता है तो राष्ट्रपति जाएगा, राष्ट्रपति सिग्नेचर कर देता है तो उस व्यक्ति को पद से हटना होगा। अगर हम बात करते हैं कि यह महाभियोग जैसी प्रक्रिया, ये क्या है कौन सी प्रक्रिया है, जिस प्रकार राष्ट्रपति को उठाया जाता है उसी प्रकार यह प्रक्रिया लोकसभा राज्यसभा में पेश किया जाएगा। उसमें अगर बात करते हैं 1/4 सदस्य थे, यहाँ कितने हैं, लोकसभा में 100 है, राज्यसभा में कितने 50 है। अगर ये किन किन व्यक्तियों के ऊपर लाया जाएगा, एक तो क्या सुप्रीम कोर्ट के जो 34 सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश है उनके ऊपर लाया जाएगा, और जो हाई कोर्ट के संबंधित किसी भी राज्य का जो हाई कोर्ट है उनके जजों और चीफ जजों पर लाया जाएगा। एक लॉ एक्सपर्ट है यानी कानून का विधि वेत्ता है, उनके ऊपर क्या है यह जो क्या प्रक्रिया है लाई जा सकती है, और यदि यह प्रक्रिया संपन्न हो जाती है तो उस व्यक्ति को क्या है अपने पद से क्या हटाया जा सकता है, तो उनके ऊपर लाया जाता है। ठीक है, तो संबंधित कोई भी मामला हो अगले सदन में जाने से पहले संबंधित न्यायाधीश को 14 दिन पूर्व सूचना दे दी जाती है कि आपके ऊपर यह कार्य किया जा रहा है। आज तक की अगर हम बात करते हैं, आज तक इस प्रणाली के आधार पर महाभियोग जैसी प्रणाली के आधार पर किसी भी व्यक्ति को उठाया नहीं गया। हालांकि 3 ऐसे न्यायाधीश है जिनके ऊपर यह क्या है मामला आया था। एक कौन सा था, वी रामास्वामी है, ठीक है, वी रामास्वामी हाई कोर्ट के क्या थे, जज थे, वी रामास्वामी हाई कोर्ट के जज थे। इनके ऊपर क्या मामला लगाया गया था, इन्होंने क्या 1 लाख रुपए लिए थे, 1 लाख रुपए है वहां से निकाले थे, 1 लाख रुपए के इन्होंने निकाले थे। घर की सजावट की शादी थी बच्ची की किसी की, तो घर की सजावट के लिए 1 लाख रुपए इन्होंने क्या निकाल लिए थे, लेकिन उसको कहीं पारित नहीं करवा पाई कि मैंने यह पैसे इसलिए निकाले हैं कि हमने यहाँ पर काम में लिया, तो ऐसा नहीं करवा पाई। तो ये क्या है कदाचार में लिप्त हो गए थे, कदाचार में लिप्त हो जाने के कारण क्या इनके ऊपर यह मामला आया था, लेकिन इन्हें क्या हटाया नहीं गया। तो पहला मामला था वी रामास्वामी के। दूसरी अगर बात करते हैं पीडी दिनाकरण है, पीडी दिनाकरण है, ये कर्नाटक हाईकोर्ट है। पीडी दिनाकरण थे, ये कर्नाटक हाईकोर्ट के जज थे, कर्नाटक जो हाईकोर्ट है उसके कौन से थे, जज थे, कर्नाटक हाईकोर्ट के जज थे। इनको क्या है दलित जो लोग थे, दलित परिवारों हैं, उनकी जमीन को क्या है इन्होंने उनकी जमीन पर सिग्नेचर कर दिए थे कि नहीं अन्य को दे दी थी, इसलिए क्या इनके ऊपर मामला आया था। तो कर्नाटक हाईकोर्ट के दलित लोगों के लिए क्या पीडी दिनाकरण है, उन्होंने प्रस्ताव पारित किया था, इसलिए ये कहाँ के कर्नाटक हाईकोर्ट के, कर्नाटक हाईकोर्ट क्या है चीफ जस्टिस है, सीजी ऑफ कर्नाटक है, वहां के लिए तो दलितों ने इनके ऊपर क्या मामला लाए थे और क्या इनको
इनके ऊपर यह कार्रवाई चली थी, लेकिन इन्हें पद से हटाया नहीं गया क्योंकि समझाने के बाद इनको छोड़ दिया गया था। एक कौन से आते हैं, सौमित्र सेन, एक व्यक्ति थे सौमित्र सेन है, वो हाईकोर्ट के जज हैं। सौमित्र सेन की अगर बात करते हैं तो वो कौन से आते हैं, उनकी अगर बात करते हैं तो ये कलकत्ता हाईकोर्ट के क्या थे, जज थे। इनके हैं ये जो रिश्वत लेते हुए पकड़े गए थे, कहीं से क्या रिश्वत लेते किसी मामले को, क्योंकि सामान्यतः कोई मामले होते हैं बड़े लोग अपने तो क्या छोटे हैं, ठीक है, बड़े लोग जो होते हैं जिनकी तनख्वाहें बड़ी बड़ी होती है 1 लाख 1.5 लाख रुपए, वो बड़े लोग की श्रेणी में आते हैं, तो वो अपने मामलों को दबाने के लिए क्या है इनसे रिश्वत देते हैं, इनको क्या है रिश्वत देते हैं। तो इनको रिश्वत दी गई थी और रिश्वत के आधार पर ये पकड़े गए थे, लेकिन इनको क्या समझा बुझा करके छोड़ दिया गया था। इनको भी क्या है इस आधार पर पद से नहीं हटाया गया था। तो ये क्या मुख्य क्या है मामले न्यायाधीश से संबंधित क्या मुख्य बातें हैं। अब हम अनुच्छेद करेंगे और उनके साथ क्या है चलते जाएंगे। तो अनुच्छेद 124 है, इसमें क्या है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। राष्ट्रपति क्या संबंधित जो न्यायाधीश है उसके जो वरिष्ठ न्यायाधीश है एक कमेटी बैठेगी, उन्हीं के आधार पर क्या है जो नए न्यायाधीश क्या है नियुक्ति करेगा। सीजी ऑफ इंडिया की नियुक्ति करता है। इसे कार्यकाल की बात करते हैं 65 वर्ष, इसका कार्यकाल क्या है 65 वर्ष है। योग्यता की बात करते हैं भारत का नागरिक हो, ठीक है, भारत का क्या है नागरिक हो, भारत का क्या है नागरिक होना चाहिए। और इसकी अगर बात करते हैं भारत का नागरिक होना चाहिए, 5 वर्ष वो न्यायाधीश के पद पर कार्य किया जाना चाहिए, 10 वर्ष तक वकील या लॉ एक्सपर्ट की उसके बाद होनी चाहिए। इसके बाद की बात करते हैं शपथ जो क्या है राष्ट्रपति ही दिलाता है। इसके बाद की बात करते हैं अनुच्छेद 125 है। अनुच्छेद क्या कहता है 125 है, वेतन है, वेतन भत्ते। तो सुप्रीम कोर्ट के सीजी की अगर हम बात करते हैं, सीजी ऑफ इंडिया के वेतन कितना है 280 है, और सीजी ऑफ इंडिया के कितना है 280 है। और अन्य की अगर बात करते हैं अन्य की कितना है 250 है, 2,80,000 रुपए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन है, संचित निधि से दिया जाता है। और अन्य न्यायाधीशों की बात करते हैं 2,50,000 रुपए है, ये भी संचित निधि से क्या है दिया जाता है। ये क्या है वेतन की बात आती है, ये कौन सी आती है वेतन की बात आती है कि इन्हें वेतन क्या भारत की जो संचित निधि है उससे इनके वेतन भत्तों का क्या है आह्वान है वो किया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा की अगर बात करते हैं वेतन भत्तों को छोड़कर अन्य जो कार्यप्रणाली में पार्टिसिपेट करते हैं, अन्य बिजली के खर्चे हैं, टेलीफोन बिल है, एसी का खर्चा है, अन्य किसी भी प्रकार का यात्रा का खर्चा है वो इन्हें दिया जाता है, ठीक है। अनुच्छेद 126 क्या कहता है अन्य न्यायाधीश, अनुच्छेद 26 की बात करते हैं। 126 क्या कहता है संविधान का अनुच्छेद जो 126 है, ठीक है, ये क्या कहता है कि किसी कारणवश से, ठीक है, किसी कारणवश से क्या है कोई न्यायाधीश पद पर न हो तो उनके स्थान पर क्या कार्यकारी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है, तो उसको संविधान के अनुच्छेद 126 में रखा गया है। तो कौन सा आता है कार्यकारी अन्य न्यायाधीश, कार्यकारी क्या है अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति। किसी भी प्रकार से यदि या तो कोरम या गणपूर्ति संसद की पूरी नहीं हो रहा है या कोई भी व्यक्ति है वो रिटायरमेंट हो गया है, पद खाली है, काम का दबाव ज्यादा है, तो इस आधार पर अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है। ये संविधान का अनुच्छेद 126 कहता है कि अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकते हैं। अनुच्छेद 127 क्या कहता है तदर्थ या अडोक न्यायाधीश। अनुच्छेद 127 क्या कहता है तदर्थ या एड होक न्यायाधीश है, यानी अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकते हैं। एड होक यानी जो लिए गए हैं बाहर से लिए गए हैं, तदर्थ यानी जो क्या है सरकारी सेवा में नहीं है, किसी कारणवश से क्या है काम का दबाव ज्यादा हो गया है, किसी भी कारण से क्या है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या है काम को कंप्लीट नहीं किया जा रहा है, तो इस आधार पर क्या है अन्य जो न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति कर सकते हैं। यदि सर्वोच्च न्यायालय का काम पूर्ण न हो तो इस आधार पर क्या है इन जो न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकते हैं। ये कौन सा दिया गया संविधान का अनुच्छेद 127 ये बात कहता है। अनुच्छेद 128 की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, अनुच्छेद 128 की अगर हम बात करते हैं कि संविधान का अनुच्छेद 128 है उसमें किसके बारे में प्रावधान है वो किया गया है। तो संविधान का जो अनुच्छेद 128 है उसकी अगर बात करते हैं कि कोई जज है वो सेवानिवृत्त होकर चला गया है उसकी वापस में क्या है नियुक्ति की जाएगी। तो संविधान का अनुच्छेद 128 क्या कहता है, अनुच्छेद 128 है सेवानिवृत्त है, सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति है,
यानी कोई न्यायाधीश है वो रिटायरमेंट होकर चला गया है, लेकिन किन्हीं कारणवश से क्या है जरूरत पड़ गई है, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट आदेश जारी करता है, यानी जो जो व्यक्ति है सेवानिवृत्त न्यायाधीश के रूप में गए हैं उनको वापस क्या है पद की नियुक्ति का प्रावधान दिया जाता है कि आप अपने पद पर आकर के है अपने कार्य को सुचारू रूप से जारी कर सकते हैं। इसके बाद अनुच्छेद 129 क्या कहता है, अभिलेख क्षेत्राधिकार है। अनुच्छेद 129 है अभिलेख क्षेत्राधिकार। अभिलेख क्षेत्राधिकार क्या कहते हैं, रिकॉर्ड है। अभिलेख क्षेत्राधिकार में क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किसी मामले की जब सुनवाई की जाती है, सुप्रीम कोर्ट है, कोई मुद्दा आएगा, कोई मामला आएगा, तो उसके लिए फाइल तैयार होती है, कोई भी फाइल तैयार होती है, सुनवाई होती है, तो उससे संबंधित कोई भी जो मामला होता है जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट निर्णय दे चुकी है, किसी मामले को लेकर के सुनवाई कर चुकी है, तो उसके लिए एक रिकॉर्ड रखा जाता है कि संबंधित मामला संबंधित न्यायपालिका में आया था और इस न्यायपालिका ने इस मामले को ऊपर डिसीजन दिया था, उसका एक रिकॉर्ड रखा जाता है, फाइल रखा जाता है। वो संविधान का अनुच्छेद 129 है, उसमें विवरण दिया गया है कि अभिलेख होगा, यानी सुप्रीम कोर्ट या जो भी न्यायपालिका है वो इसका रिकॉर्ड रखेगी। ये कौन सा है, 129 में है, ठीक है। इसके बाद संविधान का अनुच्छेद 130 क्या कहता है, स्थान है। अनुच्छेद 130 क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट का स्थान है। सुप्रीम कोर्ट का क्या है, स्थान है, यानी कहां पर जो सुप्रीम कोर्ट है वो कौन से स्थान पर होगी, दिल्ली है, पांडिचेरी है, कलकत्ता है, बंबई, किस स्थान पर होगी, तो स्थान का जो निर्धारण है वो संविधान के अनुच्छेद 130 में लिखा गया है। 130 क्या कहता है कि जो अपनी क्या है सुप्रीम कोर्ट है उसकी जगह है, सुप्रीम कोर्ट की क्या है जगह है, वो कहाँ पर, इसके बारे में यह बताता है। तो 124 से लेकर 130 तक हमने अनुच्छेद पढ़े। इसको अब याद किस आधार पर किया जाए, तो इसकी क्या है अपना जुगाड़ बना रखा है। मुख्य ये संविधान के अनुच्छेद यही है। इसके बाद में 143 है, 137 है, 131, 32, 33, 34 है, ये मुख्य अनुच्छेद है। इसके अलावा क्या अन्य अपने काम के नहीं, जो लॉ करते हैं, लॉ के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए काम के हैं। तो इसकी अगर बात करते हैं कोई क्या है व्यक्ति है, उसे किससे मिलना है, सूबेकार नाम का एक व्यक्ति है। सूबेकार नाम का क्या है, एक व्यक्ति है, वो क्या कहता है अभी मिलना से, अभी क्या है मिलना से, सह नाम का कोई भी व्यक्ति है उससे क्या है मिलना है, हो ही जाता है। कई बार किसी मामले को लेकर सुनवाई से संबंधित क्या है तो सूबेकार है। कौन सा है, सूबेकार है, सूबेकार से अभी मिलना से, ठीक है। सूबेकार क्या कहता है, कोई भी व्यक्ति है जो क्या कहता है सूबेकार से अभी मिलना से, यानी सह से क्या है उसे सह नाम का कोई भी व्यक्ति होगा वो क्या कहता है कि सूबेकार तो क्या कहता है कि सह से मुझे अभी मिलना है। तो सह से सू की अगर बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, ठीक है। इसकी अगर बात करते हैं तो सह से क्या सुप्रीम कोर्ट इंडिया है। 124 में लिखा था कि सुप्रीम कोर्ट होगा, इसको हम क्या थोड़ा सा मिटा लेते हैं जिससे आपको क्या आसानी से समझ में आएगा। क्या है मिटा देते हैं। तो 124 है, सू से क्या निकालेंगे 124 है, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है। 80 सीधा सुप्रीम कोर्ट लिखो, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है। बेस की अगर बात करते हैं तो 125 पढ़ा है हमने अभी। इसके क्या है वेतन भत्ते, वेतन भत्ते हैं। सूबेकार क्या कहता है, सूबेकार कैसे अगर बात करते हैं कि कर्तव्यों का निर्वहन है, यानी अन्य जो 126 में क्या पढ़ा था, 126 की हमने बात की थी कार्यकारी जो है, अन्य 126 में क्या कार्यकारी न्यायाधीश है, कार्यकारी क्या है न्यायाधीश है, यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की अगर पूर्ति नहीं हो पा रही है तो ऐसे में कार्यकारी काम करने वाले जो न्यायाधीश हैं इनके बारे में प्रावधान किया गया है। तय से हमने क्या पढ़ा था 127 है, तय से क्या पढ़ा 127 से 127 में क्या लिखा गया, तदर्थ न्यायाधीश है, तदर्थ या एड होक न्यायाधीश है, एड होक न्यायाधीश है, यानी कार्य की अधिकता होने के कारण सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ सदस्यों का जो क्या है न्यायपालिका में कार्य करने के लिए उन्हें बुलाती है, उन्हें तदर्थ या एड होक न्यायाधीश कहा जाता है। 128 क्या कहता है, 128 की बात की थी सेवानिवृत्त न्यायाधीश है। 128 क्या कहता है, सेवानिवृत्त न्यायाधीश है। सुप्रीम कोर्ट के वे न्यायाधीश जो रिटायरमेंट हो चुके हैं उनको वापस पद पर बुलाया जाता है, तो उन्हें क्या कहा जाता है 128 में दिया गया सेवानिवृत्त न्यायाधीश है। ए की अगर बात करते हैं 129 में क्या लिखा था, अभिलेख या रिकॉर्ड है, अभिलेख या रिकॉर्ड है, ठीक है। अभिलेख क्या है, रिकॉर्ड है। मिलना का साइलेंट है, मिलना कुछ नहीं है, मिलना तो ऐसे ही है, किससे मिलना है तो वैसे ही नाम दे दिया है। इसके बाद सह की अगर बात करते हैं तो यानी स्थान है, सह की अगर बात करते हैं तो 130 क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट के स्थान। कोई भी सह नाम का व्यक्ति, किसी पर ले लीजिए आपका कोई सह नाम का व्यक्ति होगा, उससे कहें आपका नाम सूबेकार रखिए, आपका नाम क्या सूबेकार है, सूबेकार से अभी मिलना सह, सह क्या कहता है मुझे सूबेकार से अभी मिलना है। कोई भी सह नाम का व्यक्ति है उसको
कोई भी सह नाम का व्यक्ति है उसको शुभ विकास से मिलने के लिए क्या है, इच्छा जाहिर हो रही है कि मैं शुभ विकास से जाकर के मिलूंगा। कोई भी सह नाम का अपने उदाहरण लीजिए कि कोई भी जो नाम आपका होगा, कोई भी व्यक्ति होता ही है, तो सह से सह क्या कहता है, मुझे शुभ विकास से अभी मिलना है, शुभ विकास से अभी मिलना है। तो सह से क्या, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 124 125 वेतन भत्ते हैं, 126 की अगर बात करते हैं कार्यकारी न्यायाधीश है, 127 की अगर बात करते हैं तदर्थ या एडोक न्यायाधीश है, 128 की अगर बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के वे न्यायाधीश जिनका रिटायरमेंट हो चुका है उनको वापस पद पर लिया जाएगा, और 129 की अगर बात करते हैं अभी लेख या रिकॉर्ड के बारे में, 130 की है सुप्रीम सह से क्या है, सह में कोई भी स्थान में आपका जो चाहता है, चाहने वाला है, जो जिस स्थान पर रहता है, ऐसे कर लीजिए कि सह कहीं पर बैठा है, वो आपसे मिलना चाहता है, तो सह कहीं पर बैठा है, ठीक है, अपने कोई मिलना तो नहीं चाहता लेकिन ऐसे ही अपने आधार पर, ठीक है, कोई भी क्या है आप कहेंगे कि किसको याद करें, तो अपने आधार पर कोई भी लीजिए, सह सामू होगा, रामू होगा, कोई भी सह से ले लीजिए, सह से क्या है किसी का नाम अपने आधार पर रखिए कि सह है वो किसी स्थान पर बैठा है, लेकिन आप इमेज कर सकते हैं कि वो आपसे मिलना चाहता है, या कोई भी क्या है शुभ विकास से अभी मिलना है, तो मिलना चाहता है, तो इस आधार पर क्या आप इसे याद कर सकते हैं कि सह नाम का व्यक्ति शुभ विकास से भी मिलना चाहता है। बार बार रिपीट इसलिए लेकर आप सोच रहे हैं इतनी बार क्यों बोल रहे हैं, तो बार बार रिपीट इसलिए लेकर समझ में आ जाए, सह का व्यक्ति है शुभ विकास से भी मिलना है। ये 124 से लेकर 130 तक जो मुख्य मुख्य अनुच्छेद है सुप्रीम कोर्ट की आपको याद रहेंगे। अब इससे क्या कोई दिक्कत नहीं है, इससे चाहे ना को शॉर्ट ट्रिक से आप ऐसे याद कर सकते हैं। तो 130 तक हमने अनुच्छेद पढ़े। 131 के बाद में क्या अपीलीय क्षेत्राधिकार है, अपीलीय क्षेत्राधिकार है, संवैधानिक मामलों के 132 है, दीवानी है, फौजदारी, इसके बारे में क्या हम आगे वाले सेशन में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना है, खुश रहें, मस्त रहें और आगे बढ़ते हुए अपनी जिंदगी का एंजॉय करते रहें। किसी भी प्रकार का व्यवधान है, तत्वधान अपने ऊपर नए हावी होने दें। किसी प्रकार का जो घर में क्रियाकलाप है उनमें हिस्सा लें, पार्टिसिपेट करें। कहीं फंक्शन में जाना है तो फंक्शन में जाएं, कहीं एंजॉय करना है तो एंजॉय करें, खाने के लिए जाना है तो खाने के लिए जाएं, कहीं कपड़े लाने हैं, किसी भी प्रकार की आपने खरीदारी करनी है तो वो भी हंसी खुशी के साथ करें, एंजॉय के साथ करें। आशा है कि आप इसी प्रकार करते होंगे, हंसी खुशी से रहते होंगे। तो इसी प्रकार हंसी खुशी से रहे और भगवान आपकी हर इच्छा, हर मनोकामना पूरी करें। और आपको जो आपने इच्छा जाहिर की है, जिनके आपने के लिए जिसके लिए मनोकामना करें हैं, जो कार्य के लिए आप लगे हुए हैं, उनमें आपको भगवान है सफलता हासिल करवाए। भगवान आपकी हर खुशी, हर जो क्षण है उसमें आपका सहयोग करे। ओके दोस्तों, इसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो कल के सेशन में चर्चा करेंगे। थैंक यू दोस्तों।